कर्पूरी ठाकुर की अगर हम एक वक्ता की तरह बात करेंगे तो उनकी ओजस्वी वक्ता के रूप में हम मान्यता रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आज़ादी के समय पटना की कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। जबकि ऐसी बातें गांव में ग्रामीण समाज में लोग चट्टी चौराहों पर बैठकर फेंकने वाली बातें जो होती हैं वो करते हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से, थूक मतलब जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है उसकी बात कर रहे थे, कि अंग्रेजी राज बह जाएगा। और इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलना पड़ा था, यानी कि उनको जेल भी जाना पड़ा था। वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहते थे। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, बढ़ते रहे आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी। ठीक है, यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। आए दिन करोड़ों रुपए के घोटालों में आपने नेताओं के नाम सुने होंगे, लेकिन कर्पूरी जैसे नेता भी हुए जो विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी काफ़ी गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दिया और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर लीजिए। यानी कि किसी भी प्रकार की सिफारिश के वो खिलाफ थे। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। इस पत्र में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उसे लोभ लालच में मत आना, मेरी बदनामी होगी। यानी कि पिताजी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इसका मतलब अब तुमको भी लोभ लालच दिया जाएगा तो उससे बच के रहना, और जो पद उनको प्राप्त होगा उस पद का कभी गुमान मत करना। ऐसा उस पत्र का आप अर्थ निकाल सकते हैं। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हों और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्जा रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब ये तो कुछ नहीं मांगते ही नहीं। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदारों ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गया और उधर लठैत पहुंचे ही थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना सशर्त छोड़ने का आग्रह किया तो अधिकारी गणों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार कि पता नहीं कितने असहाय, लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, और कहाँ तक किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्रियों के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित या उनका उत्पीड़न किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्म सितम का शिकार न हो पाए। लठैतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। इस प्रकार वे पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80 के दशक की बात है कि बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका
खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देता था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देख कर रो पड़े थे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनवाया। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकारी सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बच्चा बाल बच्चा कहाँ रहेगा, यानी कि आपके बेटे बच्चे कहाँ रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गाँव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई थी तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया था। 1971 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौंजिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री के अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पितौंजिया के पास के हवाई अड्डे वही थे। आज के कुछ तथाकथित समाजवादी नेता तो शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारी घर सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों का खर्च जुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी थोड़ा बहुत यह सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो अपवाद में ही थे। हालांकि उनकी साधनहीनता भी उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोक भी नहीं सकी। 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में, जहां जेपी रहते थे। देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उनमें चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थे। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की कि किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तब निहितार्थ समझ गए। हंसे कि चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपये एकत्र हो गए। उसे समेट कर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना चाहिए कि जिनके नाम के आगे समाजवादी लग गया है, लेकिन उनके बच्चे करोड़ों की कार लेकर घूमते रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी हो या बिहार राज्य की समाजवादी हो। खैर, हमें इसमें नहीं पड़ना है। हम तो बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी समझते थे कि हर कोई पद का लालची है। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में हो गया था। आइए कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें जननायक भी कहा जाता था। ये हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न देने का प्रस्ताव इनके नाम से आया हुआ है। आइए जानेंगे कर्पूरी ठाकुर कौन है। उससे पहले आपको थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं कि हमारे MPS हिंदी चैनल पर राम मंदिर से संबंधित पूरा इतिहास लगभग 10 वीडियो के माध्यम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हमने वर्तमान से लेकर प्राचीन काल तक की बातें की हुई हैं। हमने लगभग 1528 से लेकर 2024 तक के बीच में हुए संघर्षों को कई पार्ट में बताया हुआ है और साथ ही साथ राम प्राण प्रतिष्ठा,
राम जन्मभूमि जो नया मंदिर बना उसमें जो लगभग 3.5 घंटे का वीडियो हमने डाला हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यानी कि बात करें तो पूरा का पूरा राम मंदिर का इतिहास जो है MPS हिंदी पर मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं क्रम से, जिससे आपको पता चल सके कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या थी और किस प्रकार से राम मंदिर का इतिहास रहा, वो आप जान सकेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें भारत रत्न देने की बात की जा रही है। समस्तीपुर के पितौझिया, जिसे कर्पूरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि अब उस गांव का नाम जो पितौझिया गांव था समस्तीपुर का, उसका नाम कर्पूरी ग्राम हो गया, यानी कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे 1904 में, तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने मैट्रिक पास की थी। 1934 में 2 लोगों ने मैट्रिक पास करी हुई थी और 1940 यानी कि भारत की आज़ादी से 7 साल पहले 1940 में 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे और इसमें से एक थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वो भी कब? मरणोपरांत। यानी कि कर्पूरी ठाकुर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको सम्मान मिलेगा। पहले भी कई लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है भारत रत्न। वे पिछड़े वर्गों की हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को ही उनकी जयंती है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के CM और 1 बार डिप्टी CM रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव जीता था। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी CM बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। समस्तीपुर के पितौझिया में 1904 में मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति मैट्रिक पास था, फिर 1934 में 2, 1940 में 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे। इनमें से कर्पूरी ठाकुर भी एक थे। वे 1952 में विधायक बन चुके थे। वे ऑस्ट्रिया जाने वाले डेलीगेशन में चुने गए थे। उनके पास कोट नहीं था, एक दोस्त से मांगा, वो भी कोट फटा हुआ था। कर्पूरी जी वही कोट पहनकर चले गए। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया चले गए। वहां युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा है, तो उन्होंने इनको नया कोट गिफ्ट किया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और उनके पास अपना खुद का कोट नहीं था, किस प्रकार की छवि उस समय इनके लिए बिहार की जनता के लिए रही होगी। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में कर्पूरी के आदर्श थे JP साहब, लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। JP लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव इनके आदर्श थे। कर्पूरी के पहले समाजवादी आंदोलन को खाद्य उच्च वर्ग से ही मिलती थी। कर्पूरी ने पूरे आंदोलन को उन लोगों के बीच ही रोप दिया जिनके बूते समाजवादी आंदोलन हरा होता था। वह 1970 में जब सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त करते, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया, 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी समाप्त कर दे। इंदिरा गांधी ने सांसदों विधायकों को प्रलोभन देते हुए मासिक पेंशन का कानून बनाया था। तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, मासिक पेंशन देने का कानून ऐसे देश में पारित हुआ है जहां 60 में 50 करोड़ लोगों की औसत आमदनी 3.5 आने से 2 रुपये है। यदि देश के गरीब लोगों के लिए 50 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी बात होती। यानी कि उस समय की बात ये कर रहे थे और इंदिरा गांधी के सामने देश में पहली बार OBC आरक्षण दिया गया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किए। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया था। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुख्य कर दी थी। बिहार में उर्दू को इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया था। 1967 में पहली बार डिप्टी CM बने, यानी कि उप मुख्यमंत्री बने और बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया था। यानी कि जिस जमीन से किसान को लाभ नहीं हो रहा है, बंजर है, तो उस जमीन के टैक्स को माफ कर दिया जाता था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 4th क्लास वर्कर पर लिफ्ट का योजन करने पर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा भी कुछ साल पहले EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम से एक व्यवस्था लाई गई, जिसके तहत सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने ज़माने में
बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वही चीज़ें लाई हुई थी जो आज दिया जा रहा है सवर्णों को। यानी कि कर्पूरी ठाकुर कितना लोगों के बारे में सोच रहे थे, गरीब हो, मजदूर हो, और इसीलिए आज इन्हें इस रत्न से सम्मानित किया जा रहा है जिसका नाम है भारत रत्न। आइए इनके बारे में और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ था, पर वे बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने वहां पर पहुंची थी। इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की। सरकारी खर्च पर कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज करवाया था। यानी कि वो सरकार की पैसे नहीं लेना चाहते थे। इसी तरह एक और किस्सा इनके बारे में निकलता है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खांटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। तो जवाब आया कर्पूरी ठाकुर का कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन ताउम्र संघर्ष में बीता। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने 26% आरक्षण लागू किया उन लोगों के लिए जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, तो इसका भी इन्हें विरोध सहना पड़ा और इन्हें कई प्रकार की बातें सुननी पड़े। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए और हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर जाती है। कई लोग इन पर ये बातें करते हैं कि इन दोनों बातों का आपस में संबंध होगा। उनके मुताबिक पहले होता यह था कि बैकडोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी, यानी कि नौकरी दे दी जाती थी लेकिन वो सरकारी नहीं होती थी, कभी भी निकाल दिया जाता था या समय सीमा बांधी जाती थी। लेकिन बाद में उसी नौकरी को नियमित कर दिया जाता था। माना जाता है कि एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाए या सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था, तो कर्पूरी ठाकुर को जाना पड़ा, यानी कि उनकी पदवी चली गई। लालू प्रसाद यादव के ये राजनीतिक गुरु भी थे और हो सकता है कि जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू प्रसाद यादव ने इनसे सीख लिया। इसका अंदाजा एक किस्से से भी लगाया जा सकता है। अपनी मौत से 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने अलौली गए हुए थे। वहां मंच से वे बोफोर्स पर बोलते हुए राजीव गांधी के स्विस बैंक के खाते का उल्लेख कर रहे थे, यानी कि राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे बोफोर्स घोटाले का। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी जी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। वे आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। किस्सा है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे। कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा को कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है जो वंचित वर्ग के लोग हैं? इसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? प्राप्त होता है या नहीं होता है? यानी कि काफ़ी उलझावना और सामाजिक क्वेश्चन था। आगे उन्होंने अपना उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरा बेटा है और फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। यानी कि जातिवाद पर उन्होंने अपनी बातें रखी और जो जातिवाद हमारे देश में आज भी चरम पर है। हालांकि शहरों में काफ़ी कम हुआ है और गाँव में भी कभी कम हो चुका है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी गाँव में बात करें तो ये चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आती हैं और इसी का पॉलिटिकल लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। इस तरह की तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर सरकार या गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी और यह बाधा दूर होते ही कस्बाई देहाती लड़के भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। नहीं तो पहले वे मैट्रिक में ही अटक जाते थे, क्योंकि आगे की पढ़ाई इंग्लिश में होती है और ग्रामीण समुदाय गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में उतने माहिर नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा सस्ते विद्यालयों में हुआ करती थी।
1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा को इन्होंने मुफ्त कर दी, उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। जब 1977 में ये दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने SC ST के अलावा OBC के लिए भी आरक्षण लागू किया और ऐसा आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बन चुका था। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थीं। गरीब सवर्णों के लिए और पिछड़ों के लिए 20% यानी कुल 26% का आरक्षण इन्होंने कर दिया था। इसके लिए ऊंचे तबकों ने, एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे बिठाया। इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ दे तो वे कभी चुनाव ही नहीं हारे। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और ये भारतीय जमीन, भारत भूमि को छोड़कर अनन्य परलोक में चले जाते हैं। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार यानी कि वर्तमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा आज उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च रत्न होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, उससे सम्मानित करने का काम किया जाएगा, यानी कि उसकी घोषणा कर दी गई है। और जल्द ही जब ऐसे पदक दिए जाएंगे, सम्मान दिए जाएंगे, तो उनमें कर्पूरी ठाकुर सबसे आगे दिखाई देंगे। और कर्पूरी ठाकुर को हम नमन करते हैं, जो गरीबों के लिए इतना आगे बढ़े, अपने मान सम्मान को बढ़ाया और लोगों को सही राह दिखाया। राजनीतिक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, जिसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में बातें जानकर अच्छी लगी होंगी और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको भी कुछ जानकारी पता है, कुछ किस्से पते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अगली बार कभी कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बताएं तो उसको भी हम उसमें ऐड कर लें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।